नमस्कार, मैं डॉक्टर शशांक मिश्र अपने यूट्यूब चैनल संवाद पर आप सभी का स्वागत करता हूं। संवाद की इस श्रृंखला में आज प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित आप सबसे छायावादी कविता की सही परख पहचान के संदर्भ में बातचीत करेंगे। कविता का जो संदर्भ है वो कामायनी के लज्जा सर्ग से लिया गया है। आइए सुनते हैं प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित। किसी कविता की समीक्षा करते हुए एक बहुत बड़ा प्रश्न ये आता है कि जो कवि ने कहा है उसका विवेचन करना समीक्षक धर्म है, अथवा कवि जो कहना चाहता था वहाँ तक पहुँचना उसका लक्ष्य होना चाहिए। प्रश्न ये है कि कवि क्या कहना चाहता था, इसे हम क्या जाने। हम तो सीमित हैं, पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं उस शब्द जगत के प्रति जिसको उसने उस रचना के माध्यम से प्रस्तुत किया। शब्दों के माध्यम से कवि तक पहुंचने का उपक्रम समीक्षा है। इसलिए न तो बाहर से कोई अर्थ आरोपित किया जाना चाहिए और न कवि के मनोलोक में जाकर उसमें बसे हुए किंतु अव्यक्त भाव को समीक्षा पर लादना चाहिए। यह वस्तुनिष्ठ समीक्षा है जो शब्द प्रतिशब्द चलती है, यानी शब्द के माध्यम से ही अर्थ को पकड़ने का उपक्रम। धुंधले बिंब है उसके भीतर, वाचिकता बहुत कम है। कुल मिलाकर अपनी ओर से अर्थ भरने भी पड़ते हैं। कहीं कहीं तो पूरा छंद बीत जाता है और एक भी क्रियापद नहीं आता है। वो क्रियापद उसके साथ जोड़ना पड़ता है, तब उसका अर्थ स्पष्ट होता है। और इसी के साथ साथ जो अमूर्त बिंब है उनको पकड़ पाना एक बड़ी दुष्कर क्रिया है। बिंब का प्रतिविधान करना ही कठिन होता, फिर जो अमूर्त है उसको कैसे मूर्तित किया जाए, ये बहुत बड़ी समस्या है। और छायावादी कविता इसीलिए कहीं कहीं बड़ी दुरूह हो जाती। उदाहरण के लिए दो छंद कामायनी के लज्जा सर्ग से, आरंभिक छंद ही हैं। कवि लज्जा का वर्णन करता हुआ कह रहा है विभिन्न उपमानों के माध्यम से, एक पूरा पर्यावरण प्रस्तुत करते हुए और वही अमूर्त बिंब प्रस्तुत करते हुए वो लज्जा का एक समान धर्म स्वरूप स्पष्ट करना चाहता है और कहता है, कोमल किसले के अंचल में नन्ही कलिका जो छिपती सी, गोधूली के धूमिल पट में दीपक के सुर में दीप्ति सी, मंजुल सपनों की विस्मृति में मन का उन्माद निखरता जो, सुरभित लहरों की छाया में बुल्ले का विभव बिखरता जो। पहले शब्दार्थ देखिए। कोमल किसलय है, किसलय कोपल। कोपल तो यूं ही कोमल होते हैं, पर उसके साथ कवि ने अतिरिक्त विशेषण लगा दिया है, कोमल किसलय, अर्थात बहुत सुकुमार। नए नए जो पल्लवों, जो ईशत हरिताभ होते हैं, थोड़ा थोड़ा हरा रंग, थोड़ा थोड़ा लाल रंग, ऐसे जो कोमल किसलय हैं उनका पल्लव पूरा स्तबक। जब कभी वायु का झोंका आता है तो वे नन्हे कोमल पत्ते एक तरफ मुड़ जाते हैं, दूसरा झोंका आता है दूसरी ओर मुड़ जाते हैं, और उस स्तबक के भीतर जन्मी हुई या विकसित होती हुई एक कलिका, छोटी सी कली, वो कभी छिप जाती है कभी दिख जाती है। तो जैसे कोमल किसले के अंचल के भीतर, अंचल माने उसका वो स्तबक, वो गुच्छा, उस गुच्छे के भीतर दबी हुई, छिपी हुई, अर्धोद्घाटित अधकेली एक कलिका कभी दिखती है कभी विलीन हो जाती है। यानी जब विपरीत हवा आएगी तो उसके साथ वो छिप जाती है, दूसरी तरफ से हवा का झोंका आता है तो उसका मुख दिख जाता है। तो जैसे कोमल किसले के अंचल में एक छोटी सी कलिका छिपती हुई, दिखती हुई, प्रकट होती हुई प्रतीत होती है, उसी तरह, अभी इतना अर्थ आपको अपनी ओर से जोड़ना पड़ेगा, उसी तरह लज्जा नामक मनोवृत्ति लाजवंती के श्रीमुख पर, अनुभव के रूप में उस किशोरी के मुख पर जिसमें लज्जा का संचार हो रहा है, वो कभी प्रकट होती हुई और कभी छिपती हुई, विलीन होती हुई प्रतीत होती है।
तात्पर्य ये है कि लज्जा नामक मनोभाव स्थायी भाव नहीं है, ये संचारी भाव है। विशेष परिस्थिति में वो जागृत होता है और फिर विलीन हो जाता है। तो इसका जो उपमान दिया है कवि ने वो कलिका का उपमान है, और उसी के साथ साथ एक दृश्य जो चित्रित किया है, एक जो बिंब बनाया है, वो पल्लवों के बीच में छिपी हुई छोटी सी कलिका है। तो कोमल किसले के अंचल में नन्ही कलिका जो छिपती सी। दूसरा दृश्य बिंब है गोधूली के धूमिल पट में दीपक के स्वर में दीप्ति सी। गोधूली बेला, संध्या काल के पूर्व का कुछ दृश्य। अभी न तो रात का अंधेरा हुआ है और न दिन का पूरा प्रखर प्रकाश है, उसके बीच की स्थिति है, हल्का हल्का धुंधलका छाया हुआ है। उस गोधूली के धूमिल पट में, माने उस धुंधलके में अगर आप एक दीपक जलाएं तो कभी कभी वो दीप शिखा ऊपर उठती हुई दिखाई देती है और कभी समाप्त होती हुई सी लगती है। दोपहरी में जब चटकीली धूप होती है उस समय दीपक जलाएं तो कहीं नहीं दिखाई देगा। रात के अंधेरे में माचिस की एक तीली भी जलाएंगे तो दिखाई देगी। गोधूली में दोनों के बीच की स्थिति है, वो कभी दीप शिखा भभकती हुई ऊपर उठती है और कभी शांत होती से प्रतीत होती। तो गोधूली के धूमिल पट में दीपक के स्वर में दीप्ति सी, इसलिए दे दीप्यमान होती हुई। कहने के तात्पर्य है कि लज्जा नामक भाववृत्ति भी उसी तरह से नव यौवना स्त्री के भीतर, किशोरी के भीतर, उसके मन में दीप्तमान होती हुई, प्रकट होती हुई से प्रतीत होती। अब यहाँ एक शब्द आया है स्वर, दीपक के स्वर में दीप्ति सी। ये स्वर ध्वनिवाचक शब्द नहीं है, ये अंग्रेजी के रिद्म शब्द का अर्थ देता है। दीप शिखा के जलने भभकने का भी एक रिद्म होता है, एक लय होती है, कभी ऊपर उठती है फिर गिरती है, एक छंद होता है, उसकी एक अपनी गति होती है। तो उस गति का चित्रण करने के लिए यहाँ इस स्वर शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर उस रूप में प्रयोग न करके शाब्दिक अर्थ में देखेंगे तो अर्थ ये निकलेगा कि उस तेल में शायद कहीं पानी मिल गया है, इसलिए तिलतिलाहट की आवाज़ आ रही है, इससे स्वर पैदा हो रहा। ये अर्थ में अनर्थ हो जाएगा। तो गोधूली के धूमिल पट में दीपक के स्वर में दिखती सी, माने एक विशेष प्रकार का रिद्म है, उस लयात्मकता के साथ वो दीप शिखा भभक रही है, ऊपर उठ रही है, नीचे गिर रही है। उसी तरह से लाजवंती के मन में बैठी हुई यह लज्जा नामक मनोवृत्ति कभी जागृत माने सक्रिय हो जाती है, कभी निश्चेष्ट हो जाती है, विलीन हो जाती है। तीसरा बिंब है वो और ज़्यादा उसको सुकुमार बनाता हुआ कह रहा है। वो कहता है कि मंजुल सपनों की विस्मृति में मन का उन्माद निखरता जो। जैसे कोई बड़ा सुंदर मंजुल स्वप्न देख रहे हों, देखते देखते आँख खुल जाती है और हम उस सुंदर स्वप्न को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लगता है कि अरे अभी अभी तो याद था, लेकिन जैसे जैसे उसकी ओर बढ़ते हैं उसकी कड़ियाँ हाथ से छूटती चली जाती। तो मंजुल सपनों की विस्मृति में, स्वप्न की स्मृति में नहीं, विस्मृति के कारण ने अभी याद था और अभी अभी स्वप्न की कड़ियाँ हाथ से छूटी हुई चली जा रही हैं। तो इससे मन में उन्माद पैदा होता है, व्यग्रता, एक बेचैनी। आप उस स्वप्न को पकड़ लेना चाहते हैं लेकिन वो हाथ नहीं आता, तो मन का उन्माद निखरता जो। उस स्थिति में एक विशेष प्रकार का अंतर्द्वंद जो मन में पैदा होता है, एक विशेष प्रकार की आकुलता जो मन में पैदा होती है, वही आकुलता पैदा होती है पहली बार जब लज्जा नामक मनोवृत्ति किशोरी के मन में जागृत होती। तो मंजुल सपनों की विस्मृति में, अभी देखिए विरोधाभासी शब्दों को प्रयोग करता हुआ जैसे कभी चला है। मंजुल सपनों की विस्मृति में मन का उन्माद निखरता जो, जैसे उसके भीतर उत्तेजना पैदा होती है, अकुलाहट पैदा होती है। और चौथा बिंब तो बहुत ही गजब का है, वो नितांत अमूर्त बिंब है और वो है सुरभित लहरों की छाया में बुल्ले का विभव बिखरता जो। जैसे सुरभित तरंगे हों, सुरभि से, गंध से परिपूरित। प्रश्न है कि तरंगे किसकी हैं, वायु की या जल की?
दोनों की है। वायु सुरभित होगी तो उससे जल तरंगें भी सुरभित हो जाएंगी। तो ऐसे सुरभित तरंगों के छाया के नीचे, छाया कैसे बनती है? जब कोई लहर, जल की कोई तरंग बहती हुई आगे चलती है, बीच में उछाल मारती, और जब उछाल मारती है तो उसके भीतर एक वैक्यूम बन जाता है, अंतराल बन जाता है, उसे बुदबुदे पैदा हो जाते हैं। वो हुआ सुरभित लहरों की छाया का। वो पूरा दृश्य सुरभित लहरों की छाया में बुल्ले का विभव, छोटे छोटे बुदबुदे, उनकी दुनिया बस जाती है, पूरा एक वैभव, एक संसार उनका बस जाता है। और फिर हवा का दूसरा झोंका आता है, बुदबुदे बिखर जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। क्षण स्थिर भाव है। कभी कहना चाहता है कि उसी तरह से लज्जा नामक मनोभाव भी क्षण स्थिर भाव है, स्थायी भाव नहीं, संचारी भाव है। तो यहाँ 4 उत्प्रेक्षाओं के माध्यम से लज्जा नामक मनोवृत्ति की इन 4 विशेषताओं का वर्णन किया गया है। उसे 4 तरह की उपमाएं दी गई हैं, कहीं कोमल किसलय के अंचल के साथ, कहीं मंजुल सपनों के साथ, कहीं सुरभित लहरों की छाया के साथ, और कहीं गोधूली के धूमिल पट के साथ। इस तरह की पारदर्शी भावदीप्ति इस छंद की सबसे बड़ी विशेषता है। और सबसे बड़ी विशेषता है अमूर्त बिंबों के माध्यम से उसको पकड़ने की चेष्टा करना। यूं ही बिंब विधान को समझना, चाहे वो चाक्षुष हो, चाहे श्रोत बिंब हो, चाहे घ्राण बिंब हो, बड़ा कठिन होता है बिंब का प्रतिबिंबन करना। और जब वो बिंब अमूर्त हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, सररियलिस्टिक हो जाता है, तो उसका अर्थापन कर पाना और पूरी तरह से उसको ग्रहण कर पाना अपेक्षाकृत बहुत दुष्कर होता है। तभी संभव होता है जब हम उस कविता के साथ साधारणीकृत हो जाते हैं, उसके साथ तादाद में बोध अनुभव करने लगते हैं और उसी भाव जगत में पहुंच जाते हैं जहां कवि ने ये रचना की थी। अब इसमें आपने देखा कि चारों पंक्तियों में अपनी ओर से 4 अर्थ आपको जोड़ने पड़ेंगे। यानी कोमल किसलय के अंचल में नन्ही कलिका जिस तरह छिपती दुबती दिखाई देती है, आगे आपको जोड़ना पड़ेगा कि उसी तरह किशोरी के भीतर उठने वाले इस लज्जा नामक अनुभव मनोभाव को अव्यक्त रूप में प्रकट करते हुए देखा जाता है। तो यह आधा अर्थ जो पाठक अपनी ओर से जोड़ता है, पाठक भी तो रचना करता है, समीक्षा के माध्यम से वो रिक्रिएट करता है, इसकी अपनी पुनर्रचना है, वो अर्थ बिंब बनाता है, कभी शब्द बिंब बनाता है, दोनों के मिलकर एक रचना पूरी होती है। तो यह एक विशेष प्रकार की समीक्षा है जो गूढ़ काव्य के विश्लेषण में सहायक होती है। यहाँ सपाट बयानी नहीं है, यहाँ गूढ़ार्थ विवेचन है, यहाँ अभिधा नहीं है, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ है। और उस व्यंग्यार्थ के माध्यम से कुछ कथित को, कुछ अकथित को, दोनों को मिलाकर इसका एक समूचा अर्थलोक बनाया जाता है। तब इस कविता का हम कहीं भाव ग्रहण कर पाएंगे और उसके साथ समुचित न्याय कर सकेंगे। समीक्षा की एक बहुत बड़ी विशेषता है ये, और साथ ही बहुत बड़ी चुनौती भी है समीक्षा के सामने।